आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। ठीक पढ़ा आपने, नेपाल के बारे में आज का वीडियो। स्वयंभूनाथ, बौद्धनाथ, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, बहुत प्रेम है मुझको नेपाल से। दुनिया के लोग नेपाल आते हैं, लेकिन क्यों हुआ ऐसा कि नेपाल आज दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में उसका नाम आ गया। आज नेपाल में 50% से ज़्यादा जनता $1 पर डे से नीचे अपना जीवन बिता रही है। 80% से ज़्यादा लोग अभी भी गांव के अंदर रहते हैं। 73% से ज़्यादा लोगों के पास एक्चुअली पानी की सुविधा नहीं है। 20% ही लोग ऐसे हैं जिनको नलके का पानी हफ्ते में 2 दिन के लिए केवल 2 घंटे के लिए मिलता है। बिजली वहाँ आती नहीं, 12 घंटे से ज़्यादा बिजली की सुविधा एक्चुअली दी ही नहीं जा रही किसी को। इतनी कठिनाइयों के दौर से नेपाल क्यों गुजर रहा है? एक्चुअली ये नेपाल चारों तरफ से एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या हुआ? कहीं भी समुद्र इसको टच नहीं करता, क्योंकि समुद्र टच नहीं करता तो इंटरनेशनल ट्रेड के, माल के आवाजाही के, जो ग्लोबल ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की एक्स्ट्रा हो सकती थी, वो अब इसके पास है नहीं। चारों तरफ से कवर्ड है और ऊपर दूसरी तरफ से सारी पहाड़ियों से ढका हुआ है। बड़ा टफ सिचुएशन है नेपाल के अंदर। अपने नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं ना, इनकी अपनी कोई खाने, माइंस अपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इसके कारण जो 3 करोड़ की जनता है नेपाल की, उसमें से 1 करोड़ की जनता 1/3 बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन बिता रही है। इन्हीं सब के बीच में नेपाल के पास है जादुई आंकड़ा 8848। क्या है ये? माउंट एवरेस्ट। पूरी दुनिया जानती है सबसे ऊंची पीक। 8848 के अलावा भी 8000 मीटर से ऊपर वाली 6 और बड़ी चोटियां हैं इनके पास। इसी को जीतने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। बहरहाल माउंट एवरेस्ट के कारण इनको टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को बिल्ड करना चाहिए, उसके कारण दुनिया यहां पे आ रही है। पर फिलहाल की सिचुएशन क्या है? 2001 से 2018 के बीच में 17 साल में 17 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। एजुकेशन पे फोकस नहीं है, हेल्थ पे फोकस नहीं है, बेसिक सुविधाओं का अभाव है। बेसिक सुविधा मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज नहीं है, वो क्लासरूम नहीं है, वो लेबोरेटरी के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। आज भी जो नेपाल की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वो भी दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटी से बहुत पीछे है। और नेपाल की नंबर 10th यूनिवर्सिटी, वो तो टॉप 10,000 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आती दुनिया भर के अंदर। आज नेपाल का एजुकेशन सिस्टम कमजोर होने का कारण क्या है? 2004 का जो इनका एजुकेशन बजट था वो 6% से भी कम था, जो कि दुनिया का सबसे लोएस्ट माना जाता है। ध्यान दीजिए, मैं सॉल्यूशन बताता हूं। आज नेपाल के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर पर डिस्ट्रिक्ट 400 बढ़िया धमाकेदार पावरफुल ट्रेन्ड फैकल्टी और टीचर्स अगर हमने दे दिए, यहां पे अगर 400 टीचर जबरदस्त दे दिए, तो वहां इकोसिस्टम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। 400 टीचर मल्टीप्लाइड बाय 75 मतलब 30,000 बढ़िया फैकल्टी चाहिए आज नेपाल को। अगर वो टॉप क्लास बढ़िया ऐसी एंगेजिंग फैकल्टी जो बच्चों को इंस्पायर कर सके, एंगेज कर सके, क्योंकि 1% पॉपुलेशन हर साल नेपाल की पढ़ने के लिए बाहर निकल जाती है। नेपाल की 10% से ज्यादा पॉपुलेशन आज दुनिया भर से पैसा कमा करके इनको भेजती है। नेपाल में लोग रुकना नहीं चाहते, वहां पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां क्वालिफिकेशन बिल्ड करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर हमने ये 400 टीचर फॉर 75 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 30,000 फैकल्टीज तैयार कर दी। समस्या क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ही किसी का, जब कोई लीडरशिप ही स्टेबल नहीं है, तो देश का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पावर्टी के मामले में हर जगह पीछा होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? इन सबके पीछे चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। हालांकि नेपाल में बैंड है चाइल्ड मैरिज, अब कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी 40% से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। अब क्योंकि उनकी शादी जल्दी हो गई और वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, तो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होंगे तो पावर्टी और ज्यादा बढ़ेगी, पावर्टी और बढ़ेगी तो इलिटरेसी बढ़ेगी, एजुकेशन और घटता चला जाएगा। ये बेसिकली विशियस साइकिल है। ये सारे कारण आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सोशल अवेयरनेस नहीं है और सरकार आती है और चली जाती है। बड़े ठोस कदम लॉन्ग टर्म विजन से नहीं रखे जा रहे हैं। लेकिन नेपाली लोग आत्मबल से, बुद्धि, मन से बहुत शक्तिशाली है। जब भी ये गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आपदा विपदा आ जाती है। 2015 में अर्थक्वेक आ गया। आप जानते हैं टूरिज्म के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमी 27% नेपाल की एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, किसानी, खेती पर डिपेंडेंट है। लेकिन हुआ क्या? उस आपदा विपदा के बाद इनके सारे की सारी फसलें नष्ट हो गई, तो वहां से भी बड़ा नुकसान हुआ। और सरकार को वैसे $4 बिलियन मिला था इनके ऊपर खर्च करने के लिए, इनको देने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन 1.5-2 साल तक सरकार उस पैसे को ठीक से बांट ही नहीं पाई, यूटिलाइज ही नहीं कर पाई। उनके डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होते चले गए। एक्चुअली आपको पता है, नेपाल जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि नेपाल पे कभी दुनिया में किसी ने राज नहीं किया। उसके 2 कारण है। एक तो नेपाली अंदर से बड़े ताकतवर, इनके शेरपा, इनके गोरखा बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन दूसरा एक और रीजन है
किसी और देश ने कभी ज़्यादा सोचा ही नहीं नेपाल को इन्वेड करने के लिए। जानते हैं क्यों? फॉर्मूला है E=E, जहां पे है इकोनॉमी वहीं होता है एम्पायर। क्योंकि इकोनॉमी कमजोर रही है नेपाल की, इसीलिए किसी ने बहुत लंबे समय तक जान ही नहीं लगाई है। छोटे मोटे हमले हुए, लेकिन आज 125 भाषा बोले जाने वाला, इतनी जबरदस्त सुंदर संस्कृति वाला, इतना खूबसूरत देश, लेकिन किसी ने समय ही नहीं लगाया इसके ऊपर कि मैं इसको जीत लूं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी कमजोर रही शुरू से। इसलिए इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी है। अब देखिए इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10.5% है, महंगाई दर, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है 1.5%। महंगाई दर 10.5%, इकोनॉमी की ग्रोथ केवल 1.5%। आज आप देखें एक्सपोर्ट इनके है ही नहीं लगभग, और इंपोर्ट सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, सेकेंड हैंड गाड़ियां, नई गाड़ियां बहुत एक्सपेंसिव है, हर एक चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। आज 10 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा इनका पिछले साल हुआ है, 10 अरब डॉलर से ज्यादा का। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बेसिक सुविधा, सड़क, बिजली, पानी एग्जिस्ट नहीं करती है। पानी के मामले में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर है इनके पास। जो फ्रेश वाटर होता है ना पीने का, वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, लगभग 3% पृथ्वी का फ्रेश पानी केवल नेपाल के पास है, जमीन के नीचे। लेकिन इतना स्वच्छ पानी होने के बावजूद, हिमालय से दुनिया भर की नदी आने के बावजूद, इंडिया पाकिस्तान तक इनका पानी जा रहा है, लेकिन इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको पाइपलाइन बिल्ड करके नलके के थ्रू वो पानी आम नेपाली को दे सके। 44,000 बच्चे पानी की पैदा होने वाली बीमारियों के कारण हर साल मर रहे हैं नेपाल के अंदर। क्षमा चाहता हूं, बहुत कठोर लग रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई लीडरशिप स्टेबल आ जाए, पार्टनरशिप्स बिल्ड कर ले 4-5 अच्छे देशों के साथ में, जो मिलकर के उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो मॉडल लेकर के आए, बड़े कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करें जो उनको वो स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में नेपाल अभी भी पीछे है। भूटान आपका पड़ोसी देश, वो भी लैंडलॉक्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा है आपसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। अगर नेपाल की सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करे, 13.5% का इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का आउटपुट है इनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और लग जाएं, अगर कुछ इंडस्ट्रीज यहां पे और लग जाएं, तो पहला तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और दूसरा इंडस्ट्रियल आउटपुट और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ते ही आपको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, जिसके कारण इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो इनका जो आज रुपया है, देखिए 112 रुपए के आसपास पड़ता है $1, जो कि कंट्रोल में आएगा तो इकोनॉमी कंट्रोल में आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ये चीजें तभी ठीक होंगी जब कोई बड़े पावरफुल डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे मोदी ने हमारे देश में डिसीजन लिए मेक इन इंडिया, ऐसे ही आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे मेक इन नेपाल। ये बिल्ड करने के कारण एम्प्लॉयबिलिटी से धीरे धीरे ये साइकिल इंप्रूव करेगा। थोड़े दिन के लिए नेपाल पीछे रह सकता है, पर नेपाली नहीं। नेपाली बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है। विनय राउत नेपाल में ही है, ये काठमांडू के अंदर। ये बेचारे इंडिया आए पढ़ने के लिए, संघर्ष बहुत किया, यूके गए पढ़ने, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग इसको समझा। जापान गए, पहली बार रोबोट्स के द्वारा संचालित रेस्टोरेंट उन्होंने काठमांडू में शुरू किया। साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में ये नेपाल ही का पहला ऐसा रेस्टोरेंट, नाउलो रेस्टोरेंट विनय राउत का, जहां पे रोबोट आके ऑर्डर लेता है और रोबोट आकर के ऑर्डर सर्व करता है। नेपाली शेरपा के बारे में नहीं जानते? हाँ, इतने पावरफुल शक्तिशाली, यही तो वो हैं जो लोगों को 8848 की हाइट पे चढ़ा देते हैं। कई शेरपा बड़े फेमस रहे, उनमें से तेंजिंग नाम सुना है? तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, और पेम्बा दोरजी ने फास्टेस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। 8 घंटे 10 मिनट में ही माउंट एवरेस्ट चढ़ डाला। और शेरपा के बाद नेपाल का गोरखा। ये गोरखा कौन है? गोरखा पूरी दुनिया जानती है गोरखा के बारे में। हाँ, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, नेपाली आर्मी, इतने साहसी, बड़े कठोर, परिश्रमी, इनसे तेज फुर्तीला, इनसे तेज सोचने वाला, लंबे समय तक लड़ाकू की तरह लड़ पाने वाला, हार ना मानने वाला, 30-30 लोगों को अकेले खत्म कर देने वाला। और बाहुबली कोई नहीं है सर, ये गोरखा ही असली बाहुबली है। बाहुबली तो फिक्टिशियस कैरेक्टर था। रजनीकांत, असली में शक्ल देखिए ना रजनीकांत की, बुरा नहीं मानना, गोरखा ही असली रजनीकांत होते हैं। इसलिए मानिक शॉ क्या बोले, अगर तू कहता है कि तुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो तू झूठ बोल रहा है या तू गोरखा है। केवल क्योंकि गोरखा ही ऐसा है पूरी दुनिया में जिसको मौत से डर नहीं लगता। नेपाल में नेपाली बड़े जबरदस्त हैं। नेपाल को बनने में टाइम लगेगा, और यही नेपाली मिलकर बनाएंगे नेपाल को। और सुनिए, दोहा और कतर के तो दूतावास ने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया
नेपालियों के बारे में कि नेपाली कामगार अपनी मेहनत, लगन और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी काम कर सकते हैं। नेपाली लोग जहां जाते हैं अपनी इज्जत जरूर बढ़ा देते हैं। मनीषा कोइराला के बारे में आप जानते ही हैं। उदित नारायण के मीठे संगीत को आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण, जिन्होंने तो एक्चुअली हमारे देश के अंदर सारी विदेशी कंपनियों को उखाड़ दिया। विनोद चौधरी, ही इज द फर्स्ट एंड द ओनली बिलियनियर, फोर्ब्स की लिस्ट में आया है, द ओनली बिलियनियर ऑफ नेपाल। 80 से ज्यादा कंपनीज का कंग्लोमरेट है इनका, चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज। विनोद चौधरी का नाम आज पूरा नेपाल जानता है। अतिथि देवो भव, ये तो हर नेपाली व्यक्ति के व्यवहार में आपको प्रेम पूर्वक दिख ही जाएगा। अब नेपाल को करना क्या चाहिए? अगली स्ट्रैटेजी, इसको टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपने दुबई को देखा, सिंगापुर को देखा, मलेशिया कुआलालंपुर को देखा। टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बिल्ड करने के लिए 2020 पे बड़ा फोकस बिल्ड करना चाहिए। ये विजन रखना लीडरशिप के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि धार्मिक रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट के अलावा व्यासदेव का जन्म यहीं हुआ, माता सीता का जन्म यहीं हुआ, लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म भी यहीं हुआ, सीता और राम का विवाह भी यहीं हुआ, और हनुमान जी भी तो यहीं आए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। इतने सारे सुंदर मंदिर, इतना सुंदर हिमालय पर्वत। आज जानते हैं मलेशिया के अंदर साल में 1,40,00,000 लोग आज कुआलालंपुर जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट। सिंगापुर के अंदर लगभग 1.5 करोड़ लोग साल में जा रहे हैं। दुबई के अंदर भी लगभग 2.25 करोड़ लोग जा रहे हैं। लेकिन नेपाल में 7.5 लाख लोग आ रहे हैं। आज देखिए उनकी करेंसी बड़ी महंगी है, नेपाल की करेंसी बहुत सस्ती है, बहुत ऑप्टिमाइज पड़ती है। क्यों नहीं ऐसा करें कि मैं और आप, हम सब मिलके नेपाल को ब्रांड करें एक सुंदर खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। आज भारत के साथ नेपाल इतना सुंदर मित्रवत हमारा संबंध है, क्यों नहीं हम नेपाल को प्रमोट करने में मदद करें? अगर हमारा पड़ोसी देश हमारे साथ मिलकर आगे बढ़े और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने तो भारतीयों के लिए भी बहुत फायदा है। भारतीय लोग भी बिल्कुल नजदीक के देश में जाएंगे। अच्छा, सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। एक बार 4x4 किलोमीटर का, यानी कि लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर या 20 स्क्वायर किलोमीटर का कोई नेपाल लैंड या काठमांडू लैंड, कोई पावरफुल थीम पार्क बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे सेंटोसा आइलैंड है सिंगापुर के अंदर, जैसे जेंटिंग हाईलैंड्स है मलेशिया में, और दुबई में तो आप मेरा वीडियो देख ही चुके हैं, बहुत कुछ है। तो वो थीम डेस्टिनेशन पॉइंट एक बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए लगेंगे। या तो आप सरकार को नेपाल की लोन ले लें, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी को बिल्ड करें, या फ्रेंचाइजी आउटलेट ला करके दुबई लैंड का या किसी का ला के यहाँ पे बिल्ड किया जाए, और जिसके साथ मिल करके जैसे आप 7D सिनेमा हॉल बनाएं, वहां पे आइस स्केटिंग तैयार करें, वहां पे वाटर रिवर राफ्टिंग तैयार करें, कुछ स्पोर्ट्स को देख सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी कई प्रकार के हैं, या वीडियो थीम पार्क बिल्ड करें, क्लब कैसीनो ले आए, स्काईवे केबल कार लेके आ सकते हैं, लग्जरी होटल ले आए, माउंटेन रेल रोड भी होती है, रोलर कोस्टर राइड या जंगल क्रूज, सी वॉक, सी एक्वेरियम, इनोवेटिव वाटर स्पोर्ट्स, मैडम टूसाड, आइस रेसिंग, लग्जरी होटल, फूड पार्क और ऑब्जर्वेटरी डेक साथ में बना दे। ऑब्जर्वेटरी डेक क्या होता है? जैसे हाई राइज टावर होते हैं ना, मलेशिया आप गए हैं, KL टावर, ट्विन टावर में ऊपर हाइट पे ऑब्जर्वेटरी डेक है, आप पूरे के पूरे कुआलालंपुर को देख सकते हैं। सिंगापुर में ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक है, आप पूरे सिंगापुर को देख सकते हैं। ऐसे ही शिकागो के अंदर, न्यूयॉर्क में है, अपने दुबई में बुर्ज खलीफा है, उसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक है, आप पूरे के पूरे दुबई को देख सकते हैं। अगर ये कुछ इनमें से 10-12 आइटम सेलेक्ट करके एक पावरफुल थीम पार्क बना के उसको ब्रांड करें, उसको सेल करें, अलग अलग देशों को, जो आसपास के 20, 25, 40 देश हैं, उनके जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके साथ जाकर के पार्टनरशिप्स बिल्ड करें। मतलब मुश्किल नहीं है। आज इसको टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बिल्ड करते ही नेपाल का नक्शा, सूरत सब बदल जाएगा। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है मेरे हर लीडरशिप फनल के बैच में नेपाल से कोई ना कोई जरूर आ रहा है। हर बैच में ये चेहरे देख रहे हैं आप, ये सब वो नेपाल के पार्टिसिपेंट्स हैं। एक भी बैच ऐसा नहीं गया जब कोई बिना नेपाली पार्टिसिपेंट के मैंने लीडरशिप फनल किया हो। देखिए, अगर आप भी आना चाहते हैं, आप भी पता लगाना चाहते हैं, बोर्ड लाइन नंबर है, पता लगाइए कि कैसे लीडरशिप फनल आपके बिजनेस में आपको जेकर देने में मदद करता है। आज की चर्चा मैंने नेपाल पे करी थी, अगला मैं सोचता हूं कि सिंगापुर पे करूं, इजराइल पे करूं, सिलिकॉन वैली पे करूं। अगर आप चाहते हैं किसी देश पे मैं कोई पावरफुल केस स्टडी देखें, उसकी कमियों को और उसकी पावरफुल शक्ति जिससे आप सीख सकें, उसके बारे में बात करूं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से देश के बारे में आप केस स्टडी देखना चाहते हैं। मेहनत लगती है मेरी वीडियो बनाने में, लाइक देने में आपका कुछ नहीं जाता है, और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया, अगला पावरफुल वीडियो आपके हाथ नहीं लगेगा। और देखिए, अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे ना, तो नेपाल और इंडिया आपस में रिश्ते और मजबूत होंगे। पहले अच्छे हैं, आगे और अच्छे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका दिल से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।